हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम जानेंगे पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन का सच। इन न्यूज़ कटिंग्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि गवर्नमेंट 23 पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को वेरियस ग्रुप से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है और इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो क्या प्राइवेटाइजेशन इतना ही बुरा है, जानेंगे इस वीडियो में। एक बहुत फेमस कहावत है कि इट्स नॉट गवर्नमेंट बिजनेस टू रन ए बिजनेस। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पीएसयूज के इम्पोर्टेंस को और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, सो मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करूंगा। आपको डिसाइड करना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना होगा प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर को। तो आसान लैंग्वेज में समझें तो जब किसी पीएसयू में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वो पीएसयू प्राइवेटाइज्ड कहलाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट किसी पीएसयू की शेयर होल्डिंग कम करती है लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग 50% से 100% के बीच में होती है तो उस पीएसयू को हम डिसइन्वेस्टेड बोलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर को। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एलआईसी पीएसयू नहीं है, ये सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट के एक एग्जाम्पल को शो करने के लिए लिया गया है। अब समझते हैं कि हम पीएसयू किन्हें कहते हैं। ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है। 1951 में सिर्फ 5 पीएसयू थे जो अब बढ़कर 365 हो गए हैं। इनकी टोटल वैल्यू 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे कि हमने सुना है स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक पीएसयूज होते हैं, वो क्या होते हैं? देखो, डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1991 में पीएसयूज को 2 कैटेगरीज में बांटा। स्ट्रैटेजिक सेक्टर वो हैं जिसमें इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है, बेसिकली जो इंडिया की बैकबोन है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। बाकी सारे पीएसयूज नॉन स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि पीएसयूज बनाए क्यों गए थे। इसके पीछे की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इंडिया आज़ाद हुआ तब हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, जहाँ इंडस्ट्रीज गिनी चुनी थी। उस टाइम 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी। आज़ादी के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 में आई उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट भी बना, जिससे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इजीली रेगुलेट कर सकती थी। इंडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की और कम से कम इंपोर्ट किया। हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी। इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें पीएसयूज बनाने पर जोर दिया गया। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज बोला जाता है। पीएसयूज बनाने का मेन रीज़न था कि इकोनॉमी के कोर सेक्टर को ग्रो किया जाए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया जाए। पीएसयूज को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज। आप वीडियो पॉज करके इन कंपनीज को कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने उन सारी कंपनीज को पीएसयू बनाना स्टार्ट किया जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। 1969 से 1980 तक 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद कुछ पीएसयूज को डिसइन्वेस्टेड कर दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये 1991 से ही चला आ रहा है। पीएसयूज ने इंडिया की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले किया है। पीएसयूज ने इंडियन इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। पीएसयूज की ही वजह से इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मिला। इन पीएसयूज की हेल्प से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा। इन पीएसयूज ने रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने का एक क्रिटिकल रोल भी निभाया।
नाउ आप समझते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन पीएसयूज में ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। पीएसयूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन की तरह काम कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी की वजह से स्टाफ एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह चलाया जा रहा है, ना कि एक बिजनेस की तरह। गवर्नमेंट लॉस मेकिंग पीएसयूज में भी अनलिमिटेड फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। ये पीएसयूज करप्शन, पॉलिटिक्स और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। पीएसयूज अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि पीएसयूज की एफिशिएंसी लगातार कम होती जा रही है। साल 2010 के बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में पीएसयूज का बहुत मिनिमम रोल रहा है। आप पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का कंपैरिजन देखिए। प्राइवेट बैंक्स पीएसयू बैंक से हर मामले में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इस टेबल में आप टॉप 10 प्रॉफिटेबल और टॉप 10 लॉस मेकिंग पीएसयूज देख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट का आइडिया कहाँ से मिला। तो मैं आपको बता दूं कि 1993 में श्रीरंगाराजन कमेटी ने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को पीएसयूज में अपनी शेयर होल्डिंग 49% तक कम कर देनी चाहिए और बाकी नॉन पीएसयू इंडस्ट्रीज में 74% तक। पर गवर्नमेंट ने उनके रिकमेंडेशंस को नहीं माना। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया है कि वो इन 23 पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू 2.1 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। आप इन पीएसयूज के नाम वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये वो 26 पीएसयूज की लिस्ट है जिन्हें गवर्नमेंट फुली प्राइवेटाइज करेगी। आप समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का क्या एडवांटेज है। गवर्नमेंट अपना फोकस इन लॉस मेकिंग कंपनीज से हटाकर सोशल वेलफेयर पर दे सकती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब नए प्लेयर्स मार्केट में आएंगे तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा। इससे रिसोर्सेज और मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। नए इन्वेस्टर्स नई टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस से इन्हें और प्रोडक्टिव बनाएंगे। इससे बेटर डिसीजन लिया जा सकेगा कंपनीज के रिगार्डिंग। इस ग्राफ में आप देखिए कि 2001 से 2003 के बीच 7 पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आप देख सकते हैं। हम हिंदुस्तान जिंक का एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इस कंपनी में क्या चेंजेस लाया है। आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 1,27,000 करोड़ है, जो 2001 में सिर्फ 1500 करोड़ था। ये अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो प्राइवेटाइजेशन का एक गोल्डन एग्जाम्पल है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। पीएसयूज देश की धरोहर हैं, जो भारत के लोगों को समर्पित हैं और इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। इनके प्राइवेटाइजेशन से देश का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट फॉरेन कंपनीज के हाथों में चला जाएगा। इन पीएसयूज में काम कर रहे लाखों लोगों की जॉब रिस्क पर आ जाएगी। ये वैल्यूएबल पीएसयूज लॉसेस की वजह से आज कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। इन पीएसयूज के साथ लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन भी है। आप इस ग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं कि इन लॉस मेकिंग पीएसयूज को बेचना कितना मुश्किल है कि गवर्नमेंट अपने टारगेट्स तक मीट नहीं कर पा रही। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। मैंने बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक का एनालिसिस किया है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।